हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, लक्ष्मीकांत की सीरीज में आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे देश की जुडिशरी से और हमारे देश की डेमोक्रेसी से, इन तीनों से रिलेटेड है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जुडिशल एक्टिविज्म के बारे में। तो इस टॉपिक को एज यूजुअल मैंने अलग अलग छोटे छोटे सब हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया है। हम सबसे पहले जुडिशल एक्टिविज्म के बारे में कुछ बातें जानेंगे। हम फिर जुडिशल एक्टिविज्म का मीनिंग समझेंगे। हम देखेंगे फिर कि जुडिशल एक्टिविज्म के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, है ना। फिर हम जुडिशल रिव्यू और जुडिशल एक्टिविज्म के बीच में क्या रिलेशन है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उनको देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जुडिशल एक्टिविज्म को किस तरीके से हमारे देश में जस्टिफाई किया गया है। फिर जुडिशल एक्टिविज्म के टूल्स कौन कौन से हैं, उनके एक्टिवेटर्स कौन कौन से हैं, हम ये देखेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि जुडिशल एक्टिविज्म से जुड़े हुए एप्रीहेंशंस कौन कौन से हैं, फियर्स कौन कौन से हैं, खतरा कौन कौन से है। फिर हम देखेंगे जुडिशल एक्टिविज्म और जुडिशल रेस्ट्रेंट, ये दोनों जो एक दूसरे के ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये क्या हैं। और लास्ट में इस वीडियो को फिनिश हम कुछ ऐसे जजमेंट्स के साथ करेंगे जिसमें ये दिखेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे जुडिशल एक्टिविज्म का यूज़ करके हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको मीनिंगफुल और उनको रियल बनाए रखने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो दोस्तों, इस सेशन को शुरू करने से पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जुडिशियल एक्टिविज्म को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक घटना के बारे में बात करना चाहता हूँ और इस घटना के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप समझें कि व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। दरअसल 1997 में एक ऐसा मामला आता है जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया था। एक सोशल वर्कर के साथ राजस्थान में गैंगरेप होता है और ताज्जुब की बात यह है कि उस वक्त पे हमारे देश में जो वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट होता है विमेंस के साथ, उसके लिए कोई कानून नहीं था। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन दिया, जिस केस का नाम है विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद गाइडलाइंस बनाई और कहा कि जब तक संसद सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे कोई भी कानून नहीं बनाती, तब तक ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस ही कानून होंगे। तो इस डिसीजन से आप समझ सकते हैं किस तरीके से जुडिशरी ने बदलते हुए सिनेरियो में अपना रेलेवेंस को बनाए हुए जो भी पॉलिसी मेकिंग है, जो भी जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, उस जस्टिस के कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने के लिए अपना एक एक्टिव रोल प्ले किया। और जुडिशरी द्वारा इसी एक्टिव रोल प्ले किए जाने को हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। तो इसके बारे में हम समझेंगे और भी डिटेल में समझेंगे, लेकिन मैं चाहता था कि आप इस डिसीजन के माध्यम से समझें कि किस तरीके से जहां पे लेजिस्लेटिव वैक्यूम था, विधायिका ने कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया था कि देश में अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है किसी भी वुमेन का उसके वर्क प्लेस पे, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके संबंध में क्या नियम कानून है, क्या सजा है। तो लेजिस्लेटिव वैक्यूम था, इस वजह से जुडिशरी ने अपना एक्टिव रोल प्ले करते हुए वहां पे कुछ गाइडलाइंस दी और इस गाइडलाइंस को एक कानून की तरह माना गया। तो दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पहले हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं दोस्तों। जुडिशियल एक्टिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये ओरिजिन और डेवलप दोनों यूएसए में हुआ है। सेम लाइक जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के बारे में भी हमने देखा था कि जुडिशियल रिव्यू का ओरिजिन भी यूएसए था, वहां उसका डेवलपमेंट भी यूएसए में हुआ। पहली बार जुडिशियल एक्टिविज्म टर्म को 1947 में क्वाइन किया गया था, रचा गया था, और इसको रचने का काम आर्थर शेल्सिंगर ने किया था। ये दरअसल एक अमेरिकन हिस्टोरियन थे और एजुकेटर भी थे। इंडिया में आप देखेंगे तो जुडिशियल एक्टिविज्म को इंट्रोड्यूस करने का जो श्रेय है वो जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर, जस्टिस पी एन भागवती, जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी और जस्टिस डी ए देसाई को दिया जाता है, जिन्होंने मिड 1970s में जुडिशियल एक्टिविज्म को भारत में इवॉल्व किया। तो ये कुछ बातें थी जो आपको जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में जाननी चाहिए। अब हम बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के मीनिंग के बारे में। तो अगर हम इन दो इस डेफिनेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करें, अभी हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा, अब हम जरा डेफिनेशन देखते हैं। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है जुडिशरी द्वारा प्रोएक्टिव रोल प्ले किया जाना, ताकि जो भी हमारे देश में अलग अलग सेक्शंस हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और हमारे सोसाइटी में एक जो जस्टिस है उस जस्टिस को प्रमोट किया जा सके। यानी हमारे सोसाइटी में जस्टिस को प्रमोट करने के लिए और हमारे देश के अलग अलग सेक्शंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी द्वारा जो प्रोएक्टिव रोल प्ले किया जाता है, इसी को हम जुडिशियल एक्टिविज्म का नाम देते हैं। अब आप देखेंगे कि
लक्ष्मीकांत के बुक में आपको बहुत सारे डेफिनेशंस मिलेंगे, बहुत सारे आपको इसके अलग-अलग तरीके की परिभाषाएँ मिलेंगी, लेकिन आपको क्रक्स जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर आपने इस इतना समझ लिया, तो आपको फिर उतना डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि आप चाहें तो लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जुडिशियल एक्टिविज़्म को हम जुडिशियल डायनामिज़्म भी कहते हैं और ये जुडिशियल रिस्ट्रेंट का एक एंटीथीसिस है। एंटीथीसिस मतलब अपोजिट है बिल्कुल। हम जुडिशियल रिस्ट्रेंट के बारे में भी पढ़ेंगे और जुडिशियल रिस्ट्रेंट और जुडिशियल एक्टिविज़्म इन दोनों को एक साथ लेके पढ़ेंगे कि ये दोनों कैसे एक दूसरे की एंटीथीसिस है। तो आई होप कि जुडिशियल एक्टिविज़्म का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। अब जुडिशियल एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स की बात करें तो दो तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म को परफॉर्म किया जाता है, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो। एक तो ऐसा तब होता है जब जुडिशियल एक्टिविज्म को प्रमोट करने के लिए कोर्ट्स के द्वारा गवर्नमेंट की अथॉरिटीज को वेरियस डायरेक्शंस दिए जाते हैं, बहुत सारे डायरेक्शंस दिए जाते हैं ताकि सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, है ना? जो पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट को फुलफिल किया जा सके। आप देखेंगे कि पीआईएल इस जुडिशियल एक्टिविज्म का सबसे अच्छा उदाहरण है और जुडिशियल एक्टिविज्म के इसी एस्पेक्ट के तहत जिसमें कोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट की अथॉरिटीज को कुछ डायरेक्शंस देती हैं टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड जो पब्लिक इंटरेस्ट के कोर्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए, तो पीआईएल भी इसी एस्पेक्ट में आता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स का इंटरप्रेट करे, है ना? पर्टिकुलरली आप देखेंगे जो ट्रिनिटी ऑफ राइट्स हैं जिसमें आर्टिकल 14, 19 और 21, तो इन तीन राइट्स के या फंडामेंटल राइट्स के इंटरप्रिटेशन के माध्यम से जुडिशियल एक्टिविज्म को परफॉर्म किया जाता है। तो पहला हमने क्या देखा, वेरियस डायरेक्शंस देती है कोर्ट्स गवर्नमेंट्स की अथॉरिटीज को, और दूसरा अलग अलग फंडामेंटल राइट्स को इंटरप्रेट करके जुडिशियल एक्टिविज्म को कोर्ट्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो आई होप कि जुडिशियल एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स आप समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में। मैंने आपको बताया कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स ही यूएसए से ओरिजिनेट और इवॉल्व दोनों हुए। तो हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या थोड़ी सी सिमिलैरिटी है और क्या इनके बीच में डिफरेंसेस है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म ये आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन इनके बीच में कई सारे डिफरेंसेस भी हैं और उन्हें डिफरेंसेस को मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट करने की कोशिश की है। ये जो 4 पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इन्हीं 4 पॉइंट्स के माध्यम से हम इन डिफरेंसेस को समझेंगे। आप देखिए कि जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है, किसी भी लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंसोनेंस चेक किया जाता है कि कोई भी लॉ संविधान के प्रोविजंस के अनुसार है या नहीं। ये होता है जुडिशियल रिव्यू। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म में जो जज हैं वो ना केवल किसी लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करते हैं, उसके वैलिडिटी को चेक करते हैं, बल्कि वो लॉ मेकिंग पॉलिसीज में भी अपना पार्टिसिपेशन शो करते हैं। जैसा कि मैंने आपको इस लेक्चर के शुरू में ही एग्जांपल दिया कि हमारे देश में वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट के लिए विमेंस के लिए कोई भी कानून नहीं था। तो वहां पे क्या किया जुडिशरी ने, लॉ मेकिंग पॉलिसी में पार्टिसिपेट करके कुछ गाइडलाइंस बना दिया और उन्हीं गाइडलाइंस को एक कानून की तरह माना जाने लगा तब तक जब तक कि संसद एक स्पेशल कानून ना बना दे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के लिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जहां जुडिशियल रिव्यू केवल और केवल इस जांच तक सीमित है कि कोई भी कानून संविधान के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है या नहीं, उस इसके अपोजिट हम देखते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, जुडिशियल एक्टिविज्म इस बात की तो जांच करता ही है कि कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है या नहीं। साथ ही साथ जजेस जहां पे लेजिस्लेटिव वैक्यूम होता है वहां पे लॉ मेकिंग पॉलिसी में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का इन्हांस्ड वर्जन है जुडिशियल एक्टिविज्म, अगला स्टेप है जुडिशियल एक्टिविज्म। फिर देखिए, जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स के लाइट में चेक करते हैं या किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करने का काम करते हैं। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म में आप देखेंगे कि किसी भी कानून को हमारे देश में जो सोशल और इकोनॉमिकल जो सिनेरियो चेंज हो रहा है ना, इन सोशल और इकोनॉमिक सिनेरियो में बदलते हुए चेंज के हिसाब से किसी भी लॉ को मोल्ड करना या उसको परिवर्तित करना, ये काम भी जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है? ताकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आइडियल्स एंश्रिंड हैं उन आइडियल्स को मीनिंगफुल बनाया जा सके और उन आइडियल्स को वास्तविक रूप दिया जा सके, रियल उसको ट्रांसफॉर्मेशन उसका किया जा सके। तो दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म आप देखेंगे
तो जुडिशियल रिव्यू के इंपॉर्टेंस को और कुछ नहीं करता, उसको स्ट्रेस करने का काम करता है या उसको और विस्तारित करने का काम करता है। अब ये इसलिए होता है ताकि जो पावरफुल जुडिशरी है वो हमारे देश में जो राइट्स हैं, जो कोर राइट्स हैं, उन कोर राइट्स के प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए जुडिशियल रिव्यू के इंपॉर्टेंस को जब थोड़ा स्ट्रेस कर दिया जाता है तो हम उसको जुडिशियल एक्टिविज्म कह देते हैं। तो ये इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जहाँ जुडिशियल रिव्यू एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म की तुलना में, है ना। फिर एक और हम इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई को एक्सपेंड करता है बाय जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, है ना। क्योंकि जो लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट पहले आप समझिए कि लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी को भी कानूनी अधिकार है कि वो जब भी उसके साथ कुछ गलत हो तो वो कानून के पास जा सके। और लोकस स्टैंडाई इस बात की भी जांच करता है कि जिसके साथ गलत हुआ है वो ही जाए। समझ रहे हैं आप। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोकस स्टैंडाई कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो जो लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट है जो अभी हाल के दिनों में काफी ज्यादा एक्सपैंड हो गया है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन बहुत सारे ऐसे आए हैं जिसमें कि लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट को एक्सपैंड कर दिया गया है। और इस तो क्या हो गया है कि इसने जुरिस्डिक्शन लिमिट को काफी एक्सपैंड कर दिया है। और इस एक्सपैंडिंग जुरिस्डिक्शन लिमिट का ही हमारा जो रिजल्ट है वो है जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जुडिशियल रिव्यू में और जुडिशियल एक्टिविज्म में इन दोनों में क्या फर्क है। इन दोनों में सिमिलैरिटीज बहुत सारी है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू का एक एनहांस्ड वर्जन है जुडिशियल एक्टिविज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जब भी मैं कुछ एक्सप्लेन करूं तो आप सुनने पे ज़्यादा ध्यान दें। आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अवेलेबल करवा देता हूँ। बट मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ध्यान दें, ज़्यादा ध्यान से सुने। नहीं समझ में आए थोड़ा सा वीडियो को पीछे करें, उसको दोबारा सुने, आपको पूरा पूरा समझ आएगा। तो ये दोस्तों हमने जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म को एक साथ डिटेल में पढ़ा कि उनके बीच का डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है। अब हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू के जस्टिफिकेशन की। और इस जस्टिफिकेशन को हम डॉक्टर बी एल वधेरा ने क्या कहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। जुडिशियल रिव्यू के जस्टिफिकेशन के बारे में डॉक्टर बी एल वधेरा ने सबसे पहली बात जो कही कि हमारे देश में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है या जो भी डेमोक्रेसी है उसका इरोजन होता है जब कोई एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर अपने रेस्पेक्टिव फंक्शंस को डिस्चार्ज करने में फेल हो जाती है। तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन का और डेमोक्रेसी का कॉन्फिडेंस बना रहे, इसका इरोजन नहीं हो, इस बात को इंश्योर करने का काम जुडिशियल रिव्यू करता है। माफ कीजिएगा, ये जुडिशियल एक्टिविज्म होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म के जस्टिफिकेशन का कि जहाँ पे भी हमारा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने में चूक जाता है, वहाँ पे जो जुडिशरी है एक एक्टिव रोल प्ले करती है और फिर एक्टिव रोल प्ले करने के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म का इस्तेमाल करती है। तो इसलिए हमारे देश में जुडिशियल एक्टिविज्म ज़रूरी है। दूसरा जो इन्होंने जस्टिफिकेशन ये दिया है कि हमारे देश में जो बहुत सारे ऐसे मासेस हैं, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिन जिनके राइट्स का हनन हो रहा है और वो अपने राइट्स के हनन को रोकने के लिए, अपने राइट्स के वायलेशन को रोकने के लिए नहीं जा पाते कोर्ट। तो इन सफरिंग मासेस के फ्रीडम्स को, इन सफरिंग मासेस के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो कम्युनिटी है, जो मासेस हैं, वो जुडिशरी की तरफ देखती है। तो इसलिए हमारे देश में जुडिशियल एक्टिविज्म होना ज़रूरी है ताकि ये जो जिस हेल्प के लिए जुडिशरी की तरफ देख रहे हैं उस हेल्प को जुडिशरी द्वारा प्रोवाइड किया जा सके। तीसरा जो जस्टिफिकेशन इन्होंने दिया कि जुडिशियल एंथुजियाज्म, जो कि ये कहता है कि जजेस सोशल रिफॉर्म्स में अपना पार्टिसिपेशन चाहते हैं, है ना। जो भी चेंजिंग टाइम्स है उसमें अपनी एक जगह चाहते हैं ताकि जो भी सोशल रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसमें वो भी अपना एक रोल प्ले कर सके। तो जुडिशियल एंथुजियाज्म वाले इस एरा में जुडिशियल एक्टिविज्म होना ज़रूरी है। साथ ही साथ जुडिशियल एक्टिविज्म होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जहाँ पे लेजिस्लेटिव वैक्यूम हो, क्या होता है कि काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं, जिस केस देखेंगे कि आप जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने में चूक जाती है। लेजिस्लेटिव कोई ऐसा कानून अभी तक उसने नहीं बनाया है जहां जो एक कानून होना चाहिए, जैसा कि हमने 1997 के विशाखा दत्त वाले केस में देखा।
वहाँ पे कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट के लिए कानून नहीं था। तो वहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज़्म अगर नहीं होता, तो फिर जो विशाखा के साथ जो गैंग रेप हुआ था, उसके साथ न्याय नहीं हो पाता, है ना? तो जहाँ हमारे देश में लेजिस्लेटिव वैक्यूम होता है, वहाँ पे इस लेजिस्लेटिव वैक्यूम को फिल करने के लिए जुडिशियल एक्टिविज़्म का होना ज़रूरी है। तो ये 3-4 जस्टिफिकेशन डॉक्टर बी.एल. वधेरा ने दिया। इसके अलावा आप देखेंगे कि डॉक्टर सुभाष कश्यप ने भी कुछ बातें ऑब्जर्व की और कुछ इवेंचुअलिटीज के बारे में बताया, और ये बताया कि जहाँ जब भी ये इवेंचुअलिटीज आती हैं तो वहाँ पे जुडिशरी को ओवरस्टेप करना पड़ता है अपने नॉर्मल जुरिस्डिक्शन से, है ना? और हो सकता है जुडिशरी को लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के जुरिस्डिक्शन में भी थोड़ा सा इंक्रोच करना पड़े, लेकिन उस इवेंचुअलिटीज को, उस सर्कमस्टांसेस को, उस सिचुएशन को डील करने के लिए ये ओवरस्टेप करना जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि जब लेजिस्लेटिव अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्चार्ज करने में फेल हो जाती है, तो वहां पे जुडिशियल एक्टिविज्म जरूरी हो जाता है। जैसे हंग लेजिस्लेचर का मतलब जब गठबंधन की सरकार होती है, तो वो सरकार एक हार्ड डिसीजन लेने से चूकती है। वो सरकार केवल इसी पेशोपेश में रहती है, इसी कंफ्यूजन में रहती है, या इसी डायलेमा में रहती है कि किस तरीके से अपनी सरकार को बचाया जाए, किस तरीके से ये जो गठबंधन सरकार है, जो हंग लेजिस्लेचर है, उसको पावर में बना के रखा जाए। तो जब वो इस डायलेमा में रहती है, तो फिर वो जो भी डेवलपमेंट के फंक्शंस हैं, जो उनके फंक्शंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है, उन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन सारे फंक्शंस को डिस्चार्ज करने में वो फेल हो जाती है। तो इसलिए वहां पे जुडिशरी को ओवर स्टेप करना पड़ता है और जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज करना पड़ता है। फिर बहुत सारे ऐसे भी इंस्टेंसेस हमें देखने को मिले हैं जहाँ पे जो गवर्नमेंट पावर में है, वो एक ऑनेस्ट और हार्ड डिसीजन लेने से चूक जाती है, ताकि वो अपना पावर लूज ना करे, है ना? इस डर से कि वो अपना पावर लूज कर देगी, वो हार्ड डिसीजंस नहीं लेती, वो ऑनेस्ट डिसीजंस नहीं लेती। तो ऐसे में जुडिशरी को ओवरस्टेप करना पड़ता है। फिर आप देखेंगे कि लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव है, जहाँ पे फंडामेंट राइट्स जो भी सिटीजन्स के हैं, उनको प्रोटेक्ट करने में अगर चूक जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे राइट टू लिव अ डिसेंट लाइफ, हेल्दी सराउंडिंग का राइट हमारे लोगों के पास होना चाहिए, जिसका कि आप देखेंगे आर्टिकल 21 में, है ना? राइट टू सेफ इन्वायरमेंट, इसका भी हमारे है राइट टू फ्रेश इन्वायरमेंट, साफ सुथरा इन्वायरमेंट, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आप देखेंगे इसी फंडामेंटल राइट के चलते हमने एक एनजीटी बनाया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में। तो ये सब कहाँ से आया? ये सब जुडिशरी ने जो एक्टिविज्म शो किया है, उसी एक्टिविज्म का नतीजा है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में हमारे पास एक साफ और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है ना? क्लीन एनवायरनमेंट का जो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो कहाँ से आया? जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से आया है। हमें एक डिसेंट लाइफ जीने का राइट मिलना चाहिए, हमारे पास जो लाइवलीहुड है उसका राइट होना चाहिए। ये सब जो आप देखते हैं कि हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, अलग अलग फंडामेंटल राइट्स के इंटरप्रिटेशन में जुडिशरी ने अलग अलग राइट्स को जो इंक्लूड किया है। जैसे आप देखें विदेश जाने का हमारा जो अधिकार है, उसको आर्टिकल 21 में हमारे जुडिशरी ने इंक्लूड किया। तो इन सारे राइट्स का, इन सारे डिफरेंट डिफरेंट राइट्स का जो इंक्लूजन हमारे फंडामेंटल राइट्स में हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव वहां पे फेल कर गई थी। तो जुडिशरी ने ओवरस्टेप किया और अपना एक्टिविज्म शो करते हुए इन सारे राइट्स को हमारे फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया। तो इस तरीके से आप देखते हैं कई सारे और भी केसेस हैं जहां पे जुडिशरी को ओवरस्टेप करना पड़ा है। तो सुभाष कश्यप ने यही कहा कि इन्हीं सारी इवेंचुअलिटीज को देखते हुए कभी कभी जुडिशरी को ओवर रीच करना पड़ता है। इस वजह से हमारे देश में जुडिशियल एक्टिविज्म होना चाहिए, और जुडिशियल एक्टिविज्म जो है हमारे देश में वो जस्टिफाइड है। तो ये हमने जुडिशियल एक्टिविज्म के जस्टिफिकेशन के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जुडिशियल एक्टिविज्म के एक्टिवेटर्स कौन कौन से हैं, यानी जुडिशियल एक्टिविज्म के किन किन के माध्यम से कोर्ट जुडिशियल एक्टिविज्म को एक्टिवेट करने का काम कर सकती है। जैसे आप देखेंगे सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, ये प्राइमरीली सिविल और पॉलिटिकल राइट्स पे फोकस करते हैं और कोर्ट के संज्ञान में, कोर्ट के कॉग्निजेंस में कुछ मामले लेके आते हैं जहां पे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स का वायलेशन होता है। सेम चीज आप कंज्यूमर राइट्स ग्रुप्स के बारे में देखेंगे, जो कंज्यूमर राइट्स को के खिलाफ जो इशू है उनको रेज करते हैं। सिटीजन्स फॉर एनवायरमेंटल एक्शन, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कई सारे ग्रुप्स हैं। राइट्स ऑफ चाइल्ड ग्रुप्स देखेंगे आप, फिर कस्टोडियल राइट्स ग्रुप देखेंगे, वुमेन के राइट के लिए बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो जुडिशियल एक्टिविज्म के एक्टिवेटर्स हैं। अब यहाँ पे मैंने कैलाश सत्यार्थी और कृति भारती के बारे में मेंशन किया। अब देखेंगे कैलाश सत्यार्थी को इनके कंट्रीब्यूशन के लिए नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था,
है ना। कीर्ति भारती ने अभी तक हमारे देश में लगभग 900 से ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस को रोका है ना। कैलाश सत्यार्थी ने हमारे देश में 83,000 से ज़्यादा चिल्ड्रंस को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये सारे क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म के एक्टिवेटर्स हैं। ओके, अब हम बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के एप्रीहेंशंस की या फियर की। अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया उसमें हमने देखा किस तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म हमारे देश में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट कोई भी कॉन्सेप्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसका कुछ ना कुछ सेटबैक होता है, उसका कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होता है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती है। तो उपेंद्र बख्शी ने जुडिशियल एक्टिविज्म के कुछ फियर्स को बताया है। अब क्या क्या उन्होंने कहा है, हम इसको अलग अलग पॉइंट्स में करके देखते हैं। अब देखिए, इसमें उपेंद्र बख्शी ने सबसे पहले कहा कि जजेस मे एक्ट लाइक लॉ मेकर्स, यानी जजेस माइट स्टार्ट मेकिंग लॉज इंस्टीड ऑफ जस्ट इंटरप्रेटिंग देम, विच इज एक्चुअली द जॉब ऑफ द लेजिस्लेचर। इन्होंने सबसे पहला डर ये बताया है कि अगर जुडिशियल एक्टिविज्म को एक लिमिट में यूज नहीं किया जाए, ये अनलिमिटेड हो जाए, तो फिर जजेस जो है वो लॉ मेकर्स की तरह एक्ट करने लगेंगे। अब हमारे देश में एक्ट करने का, माफ कीजिएगा, जो लॉ बनाने का काम किसका है, लेजिस्लेचर का है। तो लेजिस्लेचर का जब काम जजेस करने लगेंगे तो देर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, जो कि हमें अभी भी देखने को मिलता है कभी कभी, मेनली एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। तो हमारे सरकार के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी जुडिशियल एक्टिविज्म के स्टेप लिए जा रहे हैं उनको एक लिमिटेशंस के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर लिया जाए, है ना। तो जजेस को जो है, अगर जुडिशियल एक्टिविज्म को बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव तरीके से करेंगे तो हो सकता है वो कानून भी बनाने लग जाए और उसको इंटरप्रेट करने के साथ साथ, हाँ, और फिर इसके क्या होगा, लेजिस्लेचर का जो काम है वो अपने हाथों में ये लेने लग जाएंगे। ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होगा, बिकॉज लेजिस्लेचर के जो भी मेंबर होते हैं उनको जनता चुन के भेजती है, तो वो हमारे जनता के विल को रिप्रेजेंट करते हैं। बल्कि जजेस जो हैं वो जजेस हमारी जनता द्वारा नहीं चुने जाते। तो जिसको हमारी जनता ने चुना है उन्हीं को हमारी जनता के लिए कानून बनाना चाहिए, ना कि जजेस को। उपेंद्र बख्शी ने ये समझाने की कोशिश की है। ठीक है। फिर दूसरा इन्होंने जो डर बताया है, इन्होंने कहा कि जजेस के हाथ में बहुत ज्यादा पावर चली जाएगी, क्योंकि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो जजेस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे गवर्नमेंट के अलग अलग ब्रांचेस के बीच में जो बैलेंस ऑफ पावर है, जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इमेजिन किया है, उस बैलेंस ऑफ पावर में एक डिस्टर्बेंस आएगा जो नहीं आना चाहिए। अगर इस बैलेंस ऑफ पावर में डिस्टर्बेंस आएगा तो हमारे देश का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो बाधित होगा। क्योंकि जब भी सरकार के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो डेवलपमेंट की बजाय उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में हमारे ज़्यादा रिसोर्सेज चले जाते हैं, हमारा ज़्यादा टाइम चला जाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तीसरा जो इन्होंने डर बताया कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को इग्नोर करने का एक फियर है। जैसे कोर्ट जो है वो हमारे इलेक्टेड लीडर्स का रोल टेक ओवर कर लेंगे, यानी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं उनको हमारी जनता इलेक्ट करके भेजती है, राइट। तो उनका काम है जनता के लिए लॉ बनाना, क्योंकि उनको जनता ने चुना है, जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। तो वो हमारे जो लोग हैं उनके लिए कानून नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक वायलेशन हो जाएगा, है ना। तो ये इन्होंने समझाने की कोशिश की। फिर उपेंद्र बख्शी ने यह भी कहा कि जो जजेस हैं उनके अनप्रडिक्टेबल डिसीजंस भी एक जुडिशियल एक्टिविज्म का खतरा हो सकते हैं। जैसे जो एक्टिविस्ट जजेस होते हैं उनके डिसीजन हो सकता है पर्सनल बिलीफ पे या पर्सनल इमोशंस के ऊपर बेस्ड हो, ठीक है, जो कि लॉ को अनसर्टेन और इनकंसिस्टेंट बना सकता है। तो इसलिए जुडिशियल एक्टिविज्म का जब भी हम उपयोग करेंगे तो काफ़ी लिमिट में रह के करेंगे। ओवर स्टेपिंग देयर रोल, जजेस को क्या है, उनको पॉलिसी मेकिंग में या एडमिनिस्ट्रेशन में वो इंटरफेयर जब करने लग जाते हैं तो इससे क्या होता है, दिक्कत आती है। सरकार के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में एग्जीक्यूटिव जुडिशरी कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेजिस्लेचर जुडिशरी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना। तो उनको जहाँ पे राइट नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो उस एक दायरे में रहकर ही करे जिस दायरे का निर्माण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है। जिस रस्सी से उनको बांध दिया गया है, जिस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघने की उनसे अपेक्षा की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो उस लक्ष्मण रेखा के अंदर ही उनको काम करना चाहिए, है ना, ताकि हमारे देश में जो भी व्यवस्था है वो आराम से चल सके। तो इस पूरे सारे फियर्स के पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद कंक्लूजन ये निकलता है कि दोस्तों जुडिशियल एक्टिविज्म एक पावर नहीं है, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो बैलेंस ऑफ पावर का डॉक्ट्रिन है, जिस बैलेंस ऑफ पावर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इन्विजन किया है, उस बैलेंस ऑफ पावर की बाउंड्री में रहकर ही परफॉर्म किया जाना चाहिए, ताकि जो हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, उस कॉन्सेप्ट को बनाए रखा जा सके। तो आई होप कि इस डिस्कशन से दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब इस हमारा लास्ट टॉपिक है जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल रेस्ट्रेंट। अब ये दोनों एक दूसरे के एंटीथीसिस हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में हमने अभी डिटेल में पढ़ा। लेट्स टॉक अबाउट जुडिशियल रेस्ट्रेंट। क्या होता है जुडिशियल रेस्ट्रेंट? दोस्तों, जुडिशियल रेस्ट्रेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि जो जजेस का रोल है वो केवल और केवल उनके जो भी उनका जो काम है कि लॉ, कोई भी कानून क्या कहता है ये बताना, उसी तक सीमित होना चाहिए। यानी जजेस का क्या काम है, कोई भी कानून क्या कहता है ये बताना। तो ये जुडिशियल रेस्ट्रेंट जो है वो काफ़ी एक नैरो कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं। तो जुडिशियल रेस्ट्रेंट ये कहता है कि जजेस केवल ये बताएं कि कोई भी लॉ क्या कहता है, बस उनका काम यहीं तक सीमित होना चाहिए। किसी भी लॉ के इंटरप्रिटेशन में या किसी लॉ मेकिंग में उनको आगे नहीं आना चाहिए। ये कहता है जुडिशियल रेस्ट्रेंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जुडिशियल रिस्ट्रेंट के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस किए हैं, जिसके बारे में हमें ध्यान में रखना है। हालांकि आपको ध्यान में रखना है कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट और जुडिशियल एक्टिविज्म ये दोनों एक दूसरे के एंटीथेसिस हैं, और जुडिशियल एक्टिविज्म भी ज़रूरी है, जुडिशियल रिस्ट्रेंट भी ज़रूरी है, ताकि इन दोनों के बीच का बैलेंस बना रहे और हमारे गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस किए हैं, चलिए उसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजेस मस्ट नॉट ट्राई टू रन द गवर्नमेंट। जो जज हैं, जो हमारे देश में न्यायाधीश हैं, उनको सरकार नहीं चलाना चाहिए, उनको सरकार चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना। दे शुड अवॉइड इंटरफेयरिंग इन पॉलिसी मैटर्स विच आर द डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के डोमेन के मैटर्स हैं, जैसे पॉलिसी मेकिंग, तो जजेस को पॉलिसी मैटर्स में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल एक्टिविज्म तो चलिए ठीक है, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म जब जुडिशियल ओवर रीच बन जाता है, जब वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के डोमेन में इंटरफेयर करने लग जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। और कोर्ट को जो भी बाउंड्रीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई है तीनों ऑर्गन्स की, उस बाउंड्रीज को ध्यान में रखना चाहिए, और कोर्ट को अपना रोल ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके लिए क्या रोल दिया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो डेमोक्रेसी है वो अच्छे तरीके से तब काम करती है जब सरकार के अलग अलग जो ब्रांच हैं वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में रह के काम करें। तो हमारे देश में डेमोक्रेसी को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी जुडिशियल एक्टिविज्म के कदम जुडिशरी उठाती है उसको हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के जजमेंट में ये कहा कि एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेंट, है ना, ताकि हमारे जो देश में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो कमज़ोर ना पड़े, वो अपने संविधान के अनुसार काम कर सके और अपना रेलेवेंस बनाए रख सके। तो ये हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म का जो दोस्तों चैप्टर था यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बट मैंने आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो ये हमारे रिसेंट टाइम्स में सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको जुडिशियल एक्टिविज्म को समझाने के लिए। जैसे आप देखेंगे कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस में इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। आप देखेंगे आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया। ये भी जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जाम्पल है। आप देखेंगे 2023 में हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को तो वैलिडेशन नहीं दिया, लेकिन जो क्वेयर राइट्स थे इनके राइट्स को एक्नॉलेज किया। फिर आप देखेंगे कि दिल्ली में पॉल्यूशन को और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स इशू किए थे, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ये सब जुडिशियल एक्टिविज्म का उदाहरण है। आप देखेंगे कि हमारे विमेंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जब भी डाइवोर्स के केसेस होते हैं, तो उस डाइवोर्स के केसेस में विमेंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। तो ये सब क्या शो कर रहे हैं? ये सब शो कर रहे हैं कि हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ पे इक्वालिटी की बात की जा रही है। मेल और फीमेल के बीच में, मेन और वुमेन के बीच में इक्वालिटी की बात की जा रही है, वुमेन के राइट्स की बात की जा रही है। तो ऐसे बदलते हुए समय में अगर वुमेन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी आगे आती है, तो दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म। सबसे अच्छा एक्टिविज्म का जो आपको एग्जाम्पल दिखेगा, ट्रिपल तलाक। दोस्तों, आज एक तरफ जहां हमारे देश की जो महिलाएं हैं, हमारे देश के विमेन अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हैं,
हमारे देश के अलग-अलग जो सेना है उसको लीड कर रही हैं और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि हमारे देश के एक सेक्शन के महिलाओं के पास केवल इतना भी अधिकार नहीं है कि अगर उनके पुरुष ने 3 बार तलाक बोल दिया तो उनको फिर तलाक मिल जाता था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में आप देखेंगे ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। दीज़ ऑल आर द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज़्म जिसको आपको ध्यान में रखना है और जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो इन सारे एग्ज़ाम्पल्स को आप कोट कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेशन से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। जो मैंने डिस्कशन दिया है, इस डिस्कशन से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से जुडिशियल एक्टिविज़्म भी ज़रूरी है, जुडिशियल रिव्यू भी ज़रूरी है, जुडिशियल रिस्ट्रेंट भी ज़रूरी है, बट सबका अपना-अपना लिमिटेशंस होता है। जहाँ पे लेजिस्लेटिव वैक्यूम है, वहाँ पे जुडिशरी को आगे आना चाहिए, जैसा कि हमने विशाखा केस में देखा। जहाँ पे ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे जुडिशरी को ओवररीच नहीं करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस सेशन से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और एक बार फिर से जाने से पहले अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।